हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से सोशियोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हम लोग के में राजनीति निर्देशक तक छोटी छोटी टिप्पणियां जो हम लोग पढ़ चुके हैं। गैर सरकारी संगठन और समाज कल्याण में उनकी भूमिका क्या होती है वो पढ़ेंगे हम लोग, और भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण वो पढ़ेंगे। टिप्पणी में देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है। फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, देख लो कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, वो क्या किए गए भारतीय संविधान में, कहाँ दिए गए, भाग 4 में दिए गए। जिनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिनका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये तो सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये तत्व क्या करते हैं, सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यद्यपि इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, यद्यपि इन्हें जो न्यायालय है उसमें लागू नहीं किया जा सकता है, परंतु ये राज्य की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, राज्य की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इन्हें न्यायालय में तो लागू नहीं किया जाता, परंतु फिर भी ये क्या करते हैं, राज्य की जो नीतियां होती है उनको आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य बिंदु इसके क्या क्या मुख्य बिंदु देखेंगे तो सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक कल्याण हो गया, श्रम और मजदूरी हो गई, शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया। सामाजिक न्याय में देखेंगे तो सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सुनिश्चित करना, धन और संसाधनों का समान वितरण, कमजोर वर्गों की सुरक्षा और आजीविका के अवसर प्रदान करना। श्रम और मजदूरी देखेंगे तो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन, उचित कार्य परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। शिक्षा और स्वास्थ्य को देखेंगे तो सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और बच्चों की देखभाल करना, और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा करना। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य बिंदुओं में आते हैं। इन तत्वों का पालन करते हुए सरकार जन कल्याण की दिशा में कार्य करती है, जैसे शिक्षा अधिकार अधिनियम, RTE और मनरेगा, मतलब सबको रोजगार देगी और सर्व शिक्षा अभियान जैसे नियम होते हैं उनके अधिकार का अधिनियमन करती है। चलते हैं तो देखेंगे कि गैर सरकारी संगठन यानी जो एनजीओ होते हैं और जो समाज कल्याण में उनकी क्या भूमिका। एनजीओ की, एनजीओ भी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो कह रहे हैं गैर सरकारी संगठन एनजीओ समाज में कमजोर वर्गों, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन सरकार और नागरिकों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ये सब एनजीओ के ही काम होते हैं। पर्यावरण संरक्षण हो गया, वंचित वर्गों का उत्थान हो गया। तो एनजीओ जैसे जो प्रथम और सेव द चिल्ड्रेन, बच्चों एनजीओ जैसे कि कोई प्रथम एनजीओ हो गया, सेव द चिल्ड्रेन एनजीओ का बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करते हैं। स्माइल फाउंडेशन और ऑक्सफैम जैसे संगठन होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स जो एसोसिएशन है वो महिला सशक्तिकरण के, महिलाओं के स्वरोजगार और स्वावलंबन के लिए प्रेरित करता है। ग्रीन पीस इंडिया और टेरी जलवायु परिवर्तन और वनीकरण और जैव विविधता के संरक्षण का काम करता है एनजीओ। और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करता है। चुनौतियां क्या होती, सीमित वित्तीय साधन होते हैं, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं किसके, फाइनेंशियल वाले, और सरकारी हस्तक्षेप होता है इसमें। और उसके बाद देखेंगे पारदर्शिता और जवाबदेही की इसमें बहुत ज्यादा कमी होती है कि अगर पैसा आया उस फंड में तो वो कहाँ चला गया, उसकी कोई जवाबदेही और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी में कमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण देखेंगे तो लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी, जब भारत ने वैश्विक आर्थिक संकट से उबरने के लिए नई आर्थिक नीति यानी एनईपी अपनाई। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण देखेंगे तो कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, यानी जो लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी, जब भारत ने वैश्विक आर्थिक संकट से उबरने के लिए नई आर्थिक नीति यानी एनईपी अपनाई थी। फिर इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मुक्त करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और विदेशी निवेश आकर्षित करना था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दें, फ्री कर दें, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं, कंपटीशन बढ़ाएं और विदेशी निवेश को आकर्षित करें अपने में। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्य सुधार इसमें क्या क्या देखेगा, तो इसमें मुख्य सुधार ये देखेगा कि औद्योगिक नीति, विदेशी निवेश, व्यापार नीति, वित्तीय क्षेत्र और वैश्वीकरण। औद्योगिक नीति देखेंगे तो लाइसेंस राज समाप्त किया गया और निजी क्षेत्र को बहुत ज्यादा इसमें बढ़ावा दिया गया। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखेंगे, एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित इसमें किया गया। आयात निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए और व्यापार शुल्क कम किए गए। ठीक है, आयात जो निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो प्रतिबंध थे या रेस्ट्रिक्शन थे वो हटाए गए और जो व्यापार शुल्क क्या कर दिए गए, कम किए गए। वित्तीय क्षेत्र देखेंगे तो बैंकों और बीमा क्षेत्रों में निजीकरण और विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। बैंकों और जो बीमा क्षेत्र तो उनमें निजीकरण और जो विदेशी निवेश है उनकी क्या दी गई, उन्हें अनुमति दी गई। वैश्वीकरण देखेंगे तो भारतीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया।
भारतीय बाजार था, इंडियन मार्केट था, उसे इंटरनेशनल जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के लिए खोल दिया गया था। इसका परिणाम क्या निकला था? रिजल्ट की भारत में जीडीपी की वृद्धि हुई थी, विदेशी मुद्रा का भंडार में सुधार हो गया था और नई तकनीकों उत्पादों का आगमन हुआ, रोजगार के नए अवसर बने। चुनौतियां क्या इसमें देखेंगे कि आय में असमानता बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की कमी आई और विदेशी कंपनियों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो उदारीकरण ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया, पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और सामाजिक असमानता और वर्ग विभाजन उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आगे चलते हैं तो कह रहा है कि इसमें कि यह तीनों विषय हैं उस राजनीति और अर्थव्यवस्था के अंतर संबंध को दर्शाते हैं। समाजशास्त्री अध्ययन में इनके प्रभावों का विश्लेषण करके राज्य और नागरिक समाज के बीच तालमेल बैठाने के उपाय समझाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको इसकी छोटी छोटी टिप्पणियां थी रिपीट इंडिविजुअली मैं करा ही चुका हूँ, एनजीओ सब पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने एक बार फिर से रिवीजन, कोई छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो रिवीजन में भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बता दिया सोशियोलॉजी में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे सोशियोलॉजी के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।